नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एट 10 में हूं आंचल गुलाटी गुंबर और आगे बढ़ने से पहले एक रुख सबसे पहले सुर्खियों की तरफ। दोहा में कतर के प्रधानमंत्री के साथ प्रधानमंत्री ने की द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत। कहा प्रधानमंत्री अल थानी के साथ भारत कतर के बीच दोस्ती को और मजबूत बनाने पर हुई चर्चा। आज शाम 5 बजे चंडीगढ़ में सरकार और किसानों के बीच होगी तीसरे दौर की वार्ता। किसान आंदोलन के कारण दिल्ली की सभी सीमाओं पर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त। राजनीतिक दलों के चंदे के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला। अदालत ने पिछले साल सुरक्षित रखा था आदेश। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन। 27 फरवरी को 15 राज्यों में 56 सीट पर होगा चुनाव। बीजेपी ने संदेश खाली में हुई घटना की जांच के लिए गठित की उच्च स्तरीय समिति। जेपी नड्डा ने कहा पश्चिम बंगाल में ध्वस्त हो गई है कानून व्यवस्था। आज एससी आयोग भी करेगा संदेश खाली का दौरा। सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाएं आज से अब से कुछ ही देर यानी सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक होगी परीक्षा। बोर्ड ने बच्चों और अभिभावकों को सोशल मीडिया पर फैली हुई अफवाहों से दूर रहने की दी सलाह। राजकोट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट मैच जारी। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया की सदी की शुरुआत। और आइए अब जानते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय कतर में हैं। संयुक्त अरब अमीरात से प्रधानमंत्री कल शाम सीधे दोहा पहुंचे, जहां उनकी कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी से अहम मुद्दों पर द्विपक्षीय बातचीत हुई। इस बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री अल थानी के साथ बातचीत शानदार रही। हमने भारत और कतर के बीच मैत्री को और मजबूत बनाने पर चर्चा की है। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री ने अपना जो संदेश है वो साझा किया है। उन्होंने ये भी लिखा कि इससे पहले भारतीय विदेश मंत्रालय ने ये कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की एक कतर के प्रधानमंत्री के साथ बेहद फलदायी वार्ता हुई। पिछले दिनों कतर में सजायाफ्ता 8 भारतीय नागरिकों की रिहाई के बाद प्रधानमंत्री की दोहा की ये यात्रा काफी अहम मानी जा रही है। वर्ष 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ये उनकी दूसरी कतर यात्रा है। दोहा में भारतीय समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री का शानदार स्वागत किया। प्रधानमंत्री से मिलकर भारतीय समुदाय के लोग बहुत ही खुश और उत्साहित दिखे। भारत और कतर के बीच ऐतिहासिक रूप से घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। हाल ही के वर्षों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश, उच्च स्तरीय राजनीतिक आदान प्रदान, ऊर्जा साझेदारी, संस्कृति और शिक्षा में सहयोग सहित अन्य क्षेत्रों में रिश्ते लगातार मजबूत हुए। भारतीय समुदाय के 8 लाख से अधिक लोग दोहा में रहते हैं। प्रधानमंत्री के कतर दौरे पर होने के कारण एक बार से उस खबर पर फिर चर्चा होने लगी, जिसमें कतर में फांसी की सजा पाए पूर्व भारतीय नौसैनिकों की न सिर्फ सजा रद्द हो गई थी बल्कि वो स्वदेश भी लौट आए हैं। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी के निजी हस्तक्षेप को सबसे बड़ा कारण माना गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कतर से सकुशल वापस लौटे नौसेना के पूर्व अधिकारी सौरभ वशिष्ठ को सम्मानित कर शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने उनके परिजनों से मुलाकात की और उनकी खुशी में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सौरभ की सकुशल रिहाई विश्व में प्रधानमंत्री की और भारत की बढ़ती ताकत की पहचान है। धामी ने कहा इनकी रिहाई मोदी है तो मुमकिन है का स्पष्ट उदाहरण भी है। हम सब लोगों के लिए ये एक बड़ी दिवाली जैसा है कि इतने लंबे समय के बाद और बहुत मुश्किलों से निकल कर आए। हम हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत मैं धन्यवाद करता हूं अपनी तरफ से, सौरभ जी की तरफ से, उत्तराखंड के सभी लोगों की तरफ से, उनके परिवार की तरफ से।
कि प्रधानमंत्री जी सबको जो केवल परिवारजनों कहते ही नहीं हैं, बल्कि हर एक मुसीबत के समय में, परेशानी में, देश में, विदेश में जो भी हमारे भारतीय हैं, उनकी चिंता परिवार के अभिभावक की तरह करते हैं। रुक करते कुछ अन्य खबरों का। तो आंदोलन कर रहे किसानों के साथ आज केंद्र सरकार की एक और दौर की वार्ता होगी। केंद्र सरकार की तरफ से कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय चंडीगढ़ में किसानों के साथ बातचीत करेंगे। सरकार बार बार और लगातार कह रही है कि किसान बातचीत के जरिए हल निकालें। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने किसान आंदोलन को लेकर सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए बात करते हुए ये कहा कि ये भी ध्यान रखना होगा कि किसान आंदोलन से लोगों की रोजमर्रा की दिनचर्या प्रभावित ना हो। इस बीच किसानों को हरियाणा में प्रवेश करने से रोकने के लिए हरियाणा के 15 जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। आंदोलन के जवाब में अर्धसैनिक बल के 64 कंपनियां और राज्य पुलिस की 50 कंपनियां तैनात की गई हैं। जो भी अपनी बातों को रचनात्मक सकारात्मक सोच के साथ रखना चाहता है रखे और हम समाधान ढूंढे। तो हमने सबसे बातचीत की, कई लोगों ने इन सारे विषयों पर अपनी सहमति दी कि हाँ यह सरकार ठीक कर रही है, सरकार क्विक एक्शन ले रही है, सरकार एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से एक्टिव है। पर इस बात से तो वो भी इस बात को मानते हैं कि किसान संगठनों के जो प्रतिनिधि होने चाहिए, पिछले जो कमेटी बनी थी उसमें उन्होंने नाम नहीं दिया। अब उस समय ये बातें सामने आई कि 3 की संख्या कम थी तो हम 6 कर सकते थे, हम बात कर सकते थे और कुछ, क्योंकि संगठनों के प्रतिनिधि ही होंगे, पूरा संगठन के दृष्टि से तो नहीं होगी। मैं निवेदन करूंगा सारे किसान संगठनों से बातचीत के माध्यम से समाधान ढूंढे और उसमें सरकार पूरी तरीके से तत्पर है, प्रतिबद्ध है और इस बात का ध्यान रखे कि आम आदमी को कठिनाई ना हो। जो एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के काम हैं उसको हम त्वरित गति से निष्पादित करते हुए लोगों को हम ये भरोसा देना चाहते हैं कि उसमें कहीं सरकार पीछे नहीं है। आंदोलन की बात की जाए तो सिंधु बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसानों के आंदोलन से जनजीवन व्यस्त है। आंदोलन का सबसे ज्यादा खामियाजा आम आदमी, मजदूर और कारोबारी भुगत रहे हैं। किसान आंदोलन ने आम लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। ट्रैफिक जाम और कारोबार जो है वो बुरी तरह से प्रभावित हुआ, जिसकी वजह से लोगों का बुरा हाल है। आदमी जो है इससे बिल्कुल परेशान है, चाहे वो अपना विद्यार्थी है, चाहे कोई बैंकर है या सीनियर सिटीजन है, कोई भी, हर आदमी परेशान है इससे। किसानों को शांति प्रिय आंदोलन चलाना चाहिए। बैंकिंग का, पोस्ट ऑफिस का, बच्चों की पढ़ाई पे बड़ा असर हो रहा है। रास्ते बंद होते हैं तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी मरीज कहीं पर जा रहा होता है उसे कितनी परेशानी होती है। नाकेबंदी की वजह से मतलब सारा बंद पड़ा और बहुत नुकसान हो रहा है रोज की डेली का। मतलब हमारा मेरा यहाँ टायर पंचर का दुकान है सामने इसी पेट्रोल पंप पे। पिछले बार भी मेरे साथ ऐसा हुआ कि 13 महीना पूरा पंप ही बंद रहा, हम लोग का सारा सिस्टम बंद रहा, काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा और इस बार भी इसी हालात से हम लोग गुजर रहे हैं। सामान आने जाने में काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं, जिस वजह से फैक्ट्री में लेबर खाली बैठानी पड़ रही है हम लोगों को। माल आएगा नहीं तो फिर काम कैसे होगा, तो हम लोग घर जाने के लिए सोच रहे हैं। मेरा यहाँ होटल है जन्नत के नाम से। पिछली साल जब ये किसान आए मेरे को 25 लाख रुपए का नुकसान हुआ था और अब भी मेरे को ये टेंशन हो रही है कि वो पिछली तो कवरेज हुई नहीं, आगे फिर शुरू हो गया। जिस रास्ते पे चलने में 5-7 मिनट का टाइम लगता है, उस रास्ते में आधा घंटा पौना घंटा साधारण है। तो समस्या तो जनता को ही है। जो आदमी आधे घंटे में अपनी ड्यूटी पहुंचता था वो बेचारा 2 घंटे में पहुंच रहा है। किसान आंदोलन से संबंधित 2 जनहित याचिकाएं पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में दायर की गईं। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि राज्य सरकारों को अपने नागरिकों की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करनी चाहिए और उन्हें होने वाली किसी भी असुविधा को रोकने के लिए उपाय करना चाहिए। हाई कोर्ट ने राज्यों को एक नोटिस जारी किया जिसमें पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा गया है। अदालत ने कहा कि वे संबंधित पक्षों को बैठकर समस्या सुलझाने के लिए कहकर विवाद को सुलझाने के पक्ष में है। इस मामले में अगली सुनवाई आज होनी है।
सीबीएसई की 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं आज से शुरू हो रही हैं। इस साल भारत और विदेश के 26 देशों से 39 लाख से अधिक छात्र इन परीक्षाओं में शामिल हो रहे हैं। दिल्ली के 877 परीक्षा केंद्रों पर 5,80,000 से अधिक छात्र इन परीक्षाओं में शामिल होंगे। दिल्ली में मौजूदा स्थिति को देखते हुए सीबीएसई ने छात्रों और अभिभावकों को सलाह दी कि वे अपने घरों से जल्दी निकलें ताकि समय पर परीक्षा केंद्रों तक पहुंच पाएं। बोर्ड ने परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने के लिए मेट्रो सेवाओं के उपयोग की भी सलाह दी। छात्रों को 10 बजे या उससे पहले परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने के निर्देश दिए हैं। बोर्ड ने 2024 की परीक्षाओं के दौरान लोगों को गलत खबरों और अफवाहों के प्रति सचेत करते हुए अनुरोध किया कि परीक्षाओं की पवित्रता बनाए रखने के लिए ऐसी किसी गतिविधियों में भाग ना लें और संचार के किसी भी माध्यम से अफवाहों को ना फैलाएं। और इसी बड़ी खबर पर बात करने के लिए राजधानी दिल्ली से गिरीश निशाना हमारे साथ जुड़ गए। गिरीश, बस अब कुछ ही देर में जो बोर्ड की परीक्षा है वो शुरू हो जाएगी। ऐसे में मैं आपसे जानना चाहती हूँ, अगर आपकी छात्रों से बात हुई है, क्योंकि हमने प्रिंसिपल साहिबा को तो सुना था सुबह नया सवेरा में, किस तरह से छात्रों का मनोबल और मनोस्थिति इस वक्त है? क्योंकि लगातार कोशिश सरकार की तरफ से भी ये की जाती है, स्कूलों की तरफ से भी की जाती है, अभिभावकों की तरफ से भी की जाती है कि उनका जो एक ये प्रेशर है उसको ईज किया जाए। देखिए आंचल, आज जो है देश भर के अंदर ही नहीं बल्कि 26 देशों के अंदर सीबीएसई की 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। अभी 10:30 बजे करीब ये परीक्षाएं आरंभ होंगी और जो तमाम जो विद्यार्थी हैं जिनके संबंधित विषय की आज परीक्षाएं आयोजित होने जा रही हैं, वो समय से अपने अपने जो भी केंद्र हैं वहाँ पर पहुँच चुके हैं। दिल्ली के अंदर करीब 877 केंद्र बनाए गए हैं, जहाँ पर 5 लाख से ज़्यादा जो विद्यार्थी हैं, करीब 5.25 लाख के आसपास कहें तो विद्यार्थी परीक्षा में बैठने जा रहे हैं। इन विद्यार्थियों को खास तौर पर जिस तरह से किसान आंदोलन चल रहा है, ऐसे में उन्हें देखते हुए सीबीएसई ने एडवाइजरी जारी की, सलाह जारी की, जिसमें स्कूलों को, अभिभावकों को और विद्यार्थियों को सलाह दी गई कि वो किस तरह से समय से पहुँचें और परीक्षाओं में पहुँचें। और क्या क्या सलाह दी गई थी, इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डीएवी श्रेष्ठ विहार के प्रिंसिपल सुहासिनी नाथ मैम। मैम, किस तरह की सीबीएसई की ओर से सलाह दी गई? हाँ जी, सीबीएसई तो हमेशा ही बहुत अच्छी सलाह देते हैं कि सब बच्चे अपना टाइम मैनेजमेंट करें और समय पर परीक्षा केंद्र में पहुँचें। एग्ज़ाम 10:30 शुरू होता है, लेकिन 10 बजे एंट्री बंद कर दी जाती है, तो वो मेट्रो यूज़ करके या कोई भी साधन यूज़ करके 9 बजे से ही पहुँच जाए तो बहुत बेहतर होगा। आज पहला दिन है, तो पहले दिन में कौन कौन सी परीक्षाएं और किस किस विषय की? आज 10वीं की पेंटिंग है और 12वीं की एंटरप्रेन्योरशिप है। अभी थोड़े छोटे पेपर चलेंगे, लेकिन जैसे जैसे इंग्लिश का पेपर या हिंदी का पेपर आएगा, जो सब बच्चे देते हैं, 10वीं में हिंदी, 12th में इंग्लिश है, तो बहुत ही ट्रैफिक जाम होने के चांसेस रहते हैं। विद्यार्थियों को सीबीएसई की ओर से क्या गाइडलाइन है, क्या सामान लेकर आ सकते हैं, क्या नहीं लेकर आ सकते हैं? एक तो उनको यूनिफॉर्म में आना है, स्कूल का आई कार्ड होना चाहिए। इसके अलावा वो एक ट्रांसपेरेंट पाउच ला सकते हैं जिसमें कि स्टेशनरी का सामान हो, एडमिट कार्ड होना चाहिए जिसपे कि प्रिंसिपल, कैंडिडेट और पेरेंट के सभी के सिग्नेचर होते हैं, और पानी की ट्रांसपेरेंट बॉटल ला सकते हैं, और कोई मेट्रो कार्ड वगैरह हो वो भी ला सकते हैं। मैम, जो विद्यार्थी आज परीक्षा देने जा रहे हैं या जिनकी भविष्य में परीक्षाएं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि गुरु के नाते? हाँ, जो आज दे रहे हैं उनकी तो खैर तैयारी हो चुकी है, लेकिन जो आगे जो परीक्षाएं देंगे उनको मैं यही कहूँगी कि अब सिर्फ रट के जो कंटेंट है उसको रट के जाने का समय ख़त्म हो चुका है। अब बहुत ही प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले और क्रिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चंस आते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो जो भी कंसेप्ट आपने पढ़ा है उसको अच्छे से समझिए, फिर उसे अप्लाई कीजिए और जो एग्ज़ाम है उसमें कॉन्फिडेंस के साथ आंसर्स लिखिए। मैम, एक समय था जब बोर्ड की परीक्षाओं का नाम सुनते ही विद्यार्थियों के पसीने छूट जाते थे, मानसिक दबाव ले लेते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों से आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पर चर्चा करते हैं। विद्यार्थियों का कितना मानसिक दबाव कम हो जाता है? जी हाँ, जब देश के नेता उनको एक कहते हैं कि आप एक उत्सव में जा रहे हैं, ये एग्ज़ाम भी तो है ही है, लेकिन उसको हम अपने एक स्ट्राइड में लें, एक उत्सव की तरह माने और उसे पहले से तैयारी करें, टाइम मैनेजमेंट करें, तो फिर और बच्चों ने, सभी ने, हमारे बच्चों ने पार्ट भी लिया इस प्रोग्राम में और बच्चों ने टीवी पे भी देखा, तो बहुत ही उससे उनको उत्साह मिला। मैम, आज तो बच्चे समय से पहुंच रहे हैं, लेकिन जो बच्चे क्योंकि किसान आंदोलन का फर्क पड़ रहा है, उसके लिए क्या सलाह देना चाहेंगे जो दिल्ली एनसीआर से आ रहे हैं?
देखिए मोस्टली जो सेंटर है वो स्कूल के आसपास ही रहता है। विद इन 5-6 CBSE ये ट्राई करती है कि जैसे हम ईस्ट दिल्ली में हैं तो हमारे बच्चों का जितने भी ईस्ट दिल्ली के स्कूल्स हैं उनका 7-8 किलोमीटर तक ही रहता है। तो तब भी वो अपना समय से घर से निकलें। अभिभावक बिल्कुल अपना ये ड्यूटी समझते हुए बच्चों का साथ दें और उनको स्कूल तक पहुंचाएं और सेंटर एक दिन पहले देख के आएँ। कई बार एक ही जैसे नाम होने के कारण बच्चे गलत सेंटर पे भी पहुंच जाते हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चे समय से निकलें ताकि वो समय से परीक्षा केंद्र पर पहुंच पाएं और समय से परीक्षा दे पाएं, ये कह रही थी सुहासिनी नाथ मैम। और ख़ास तौर पर इन्होंने आज सुबह अपने बच्चों को भी बेस्ट ऑफ लक कहा जब वो अपने सेंटर पर जा रहे थे। और आज क्योंकि जिस तरह से पहले बताया कि 10वीं की पेंटिंग और 12वीं की एंटरप्रेन्योरशिप की परीक्षा है, लेकिन मुख्य परीक्षाएं कुछ दिनों में आरंभ हो जाएंगी। उसके बाद से कहीं ना कहीं परीक्षा केंद्रों पर भीड़ जरूर देखने को मिलेगी। साथ ही हमने ये भी देखा है गिरीश कि किस तरह से एग्जाम वॉरियर से हमें एग्जाम वॉरियर बनने का जो प्रेरणा मंत्र है वो प्रधानमंत्री परीक्षा पे चर्चा में कितने सालों से दे रहे हैं। उस लिहाज से बच्चों की मनोस्थिति में हम किस तरह का बदलाव महसूस करते हैं, क्योंकि एक मोटिवेटर साथ ही साथ ये भी मानकर हमें चलना होगा कि उनके दिमाग में भी सब्जेक्ट्स को लेकर पीयर प्रेशर ज़्यादा होता है। देखिए जिस तरह से पहले की अगर बात की जाए तो बोर्ड की परीक्षाओं का नाम सुनते ही बच्चे कहीं ना कहीं मानसिक दबाव ले लेते थे, काफ़ी प्रेशर में आ जाते थे और जो उनको आता भी था तो वो पूरी तरह परीक्षा में नहीं लिख पाते थे। मैम से बात करते हैं। मैम, क्योंकि पीएम ने जब से बात की परीक्षा पर चर्चा की उसके बाद किस तरह से देखते हैं बच्चों में किस तरह से बदलाव आया, तो कॉन्फिडेंस लेवल कितना हाई हुआ पहले की तुलना में और आज की तुलना में किस तरह देखते हैं? बच्चे अब ये देख रहे हैं कि वो आइसोलेटेड नहीं है, इसको सिर्फ उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन जो हमारे देश के मुखिया हैं वो भी उनके साथ जुड़े हुए हैं, वो भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं और इतने व्यस्त कार्यक्रम में से भी वो अपना समय निकाल के बच्चों को उत्साहित कर रहे हैं, बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं, बच्चों को एक गाइडेंस दे रहे हैं। इसलिए हमारे बच्चे तो बहुत ही खुश हुए उस प्रोग्राम में जाके और उन्होंने अपने विचार जो प्रधानमंत्री जी के विचार थे वो भी बाकी स्टूडेंट्स के साथ अपने सहपाठियों के साथ साझा किए। तो आंचल, किस तरह से बच्चों की मनोस्थिति है वो प्रधानमंत्री अच्छे से जानते हैं, क्योंकि जिस तरह से बोर्ड की परीक्षाओं में पहले बच्चे प्रेशर लेते थे, मानसिक दबाव लेते थे, अब कहीं ना कहीं वो अपने बिल्कुल आराम से परीक्षा देते हैं और अच्छे से उनके अंक भी आते हैं। क्योंकि पहले जिस तरह से प्रधानमंत्री कुछ टिप्स देते हैं विद्यार्थियों को तो बच्चे बहुत जल्दी से उसको कैच करते हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कहा कि आपको मानसिक दबाव नहीं लेना, परीक्षा के अंदर पहले सबसे पहले आपको पेपर पढ़ना है, पेपर पढ़ने के बाद आराम से बिल्कुल ये छोटी छोटी टिप्स हैं। बिल्कुल गिरीश, बहुत सारी टिप्स हैं जो प्रधानमंत्री ने। बिल्कुल एक चीज और समझना चाहेंगे, जैसे आज पता लगा कि 12वीं का एंटरप्रेन्योरशिप का पेपर है, ये एक नया तरीके का सब्जेक्ट है जो कि कहीं ना कहीं खोजी और नवोन्मेष से जुड़ा हुआ है। इस तरह के और कितने सब्जेक्ट्स जो हैं वो हम 12वीं में देख रहे हैं कि जिन्हें इंट्रोड्यूस किया गया, जो कहीं ना कहीं वोकेशनल ट्रेनिंग से बहुत प्रभावित हैं। मैम, अगर बात की जाए वोकेशनल ट्रेनिंग से संबंधित जो विषय हैं वो कितने अब पिछले कुछ सालों में जुड़े हैं, किस तरह से आप देखते हैं? वोकेशनल ट्रेनिंग वाले सब्जेक्ट जैसे फूड प्रोडक्शन है, फैशन टेक्नोलॉजी है, टूरिज़्म है, तो ये अब पहले सिर्फ 11वीं 12वीं में थे। AI है, अब वो छोटी क्लासेस से ही हमने लगाने शुरू कर दिए हैं, तो 6 से ही बच्चों की वोकेशनल ट्रेनिंग शुरू हो जाती है ताकि वो जो भी जिस विषय में भी उनकी रुचि हो वो बाद में वो वाला विषय अपनी 11वीं 12वीं के लिए भी चुन सकते हैं। और 12वीं के बाद अगर वो और पढ़ाई नहीं करना चाहते और या इसी विषय में आगे काम करना चाहते हैं तो उसमें वो कार्यरत भी हो सकते हैं। पहले के मुकाबले खाली पढ़ाई होती थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं कौशल की तरफ भी ध्यान दिया जाता है ताकि विद्यार्थियों का भविष्य संवर सके। बिल्कुल, कौशल, कई बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होते एकेडमिक्स में पर स्किल में बहुत अच्छे होते हैं, तो वो अपनी स्किल से अपनी जीविका कमा सकते हैं। एक चीज़ और समझना चाहेंगे गिरीश, एक चीज़ और समझना चाहेंगे कि क्या जिस ग्रेडिंग सिस्टम का जिक्र लगातार 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए किया जा रहा था, उस लिहाज से अब अंकों का जो पूरा प्रारूप है, जो अंक आएंगे वो कितना बदलता हुआ नजर आएगा? मैम, पहले ग्रेडिंग की बात की जाती थी, अभी अंकों की बात की जाए तो किस तरह से जो परिणाम आएंगे उसमें किस तरह से? नहीं, ग्रेडिंग कुछ साल के लिए चली थी,
लेकिन अभी अंक ही चल रहे हैं, उससे बच्चे को एग्जैक्ट पता चल जाता है, क्योंकि ग्रेड होता था उसकी एक रेंज होती है कि 80 to 90 सभी को बी मिल रहा है। अगर वो 81 है कि 89 है उसमें कोई फ़र्क नहीं पता चलता था, लेकिन अंक आने से, क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें तो 0.01 तक मार्क्स जाते हैं, तो बच्चे को अपनी कैपेबिलिटी पता होनी चाहिए। तो अंक होने से ये फ़ायदा होता है कि उसको पता रहता है कि वो कहाँ स्टैंड करता है एज कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश मैम का भी। कि किस तरह से आज से सीबीएसई की, बिल्कुल सीबीएसई की परीक्षाएं आज से शुरू हैं, और कभी कभी ऐसा होता है गिरीश की परीक्षाएं खाली बच्चों की नहीं होती हैं, अभिभावकों की भी परीक्षाएं होती हैं। ये कि किस तरह से बच्चों को सुबह उठाकर तैयार करना, उनके पूरे प्रिपरेशन में अभिभावक भी उसी परीक्षा को उसी तरह से जीते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश का भी, और साथ में प्रिंसिपल महोदय का भी, जो हमारे साथ जुड़ी और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमसे साझा की हैं। लेकिन फिलहाल न्यूज़ 18 में वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पर भी बहुत सी खबरें और हैं। आप जुड़े रहिए DD न्यूज़ के साथ। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा, और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन। तू आज ही SBI में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर। SBI सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। हेलो बेटा। मिस्टर विकास के साथ कौन है? बस बेटा थोड़ी देर और। वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है, अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। मार्केट पे तो बहुत सारे टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स हैं, लेकिन मेरी नजर में NPS से बढ़िया और कुछ नहीं। प्रेजेंटली जो मेरा बैंक अकाउंट है उसी की नेट बैंकिंग ऐप के थ्रू मैंने अपना NPS ओपन किया। अब NPS के ऐप के थ्रू मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी है, कितने रिटर्न्स मिल रहे हैं, बहुत इजीली ट्रैक हो जाता है। अब तो इसमें सिस्टमैटिक लमसम विड्रॉल का ऑप्शन भी आ गया है, व्हिच इज ग्रेट। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। भोला जी, पार्सल नहीं आएगा, टेंशन मत लो, रिफंड ले लो। हाँ, बस सोशल मीडिया पे अपना बैंक अकाउंट और फोन नंबर डाल दो। UPI कहता है सोशल मीडिया पे बैंक डिटेल्स व फोन नंबर ना डालें, अपने पैसों का खुद ख्याल रखें। बहन, हाँ? और कितना कलेश करोगी? आप भी ये जानकारी शेयर करें और अपने आसपास के भोले को इनसे बचाएं। मिठाई तो हमारे जमाने में होती थी। हाँ तो जाइए ना अपने जमाने में। रोमांस तो हमारे जमाने में होता था। पेमेंट भी उसी जमाने का है। अरे भैया, डिजिटल पेमेंट करना सीखिए नए जमाने में। इजी, सेफ एंड फास्ट है। हमने तो इनको डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया। आपने ये सेल्फी लेते हैं, ये हमारे जमाने का है। RBI कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। रुक करते कुछ अन्य खबरों का। सुप्रीम कोर्ट चुनावी बॉन्ड स्कीम की कानूनी वैधता से जुड़े मामले में आज अपना फैसला सुनाएगा। पूरा मामला राजनीतिक दलों को गुमनाम तरीके से चंदा देने की अनुमति वाले चुनावी बॉन्ड योजना से जुड़ा है, जिसकी कानूनी वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सर्वोच्च कोर्ट का फैसला आएगा। इस मामले में 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने 3 दिन की सुनवाई के बाद 2 नवंबर 2023 को अपना फैसला सुरक्षित रखा था। मामले की सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने की है। इसमें CJI के साथ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल हैं। संवैधानिक पीठ ने 31 अक्टूबर से 2 नवंबर तक पक्ष और विपक्ष दोनों ही ओर से दी गई दलीलों को सुना था। खबर पश्चिम बंगाल से, जहां के
उत्तर 24 परगना जिले के संदेश खाली में महिलाओं के साथ हुए यौन उत्पीड़न और हिंसा की घटना लगातार सुर्खियों में है। आज एक और जहां एससी आयोग के सदस्य संदेश खाली का दौरा करेंगे, वहीं बीजेपी इस पर ममता सरकार और उनकी पार्टी टीएमसी पर लगातार हमलावर है। आप बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस मामले की जांच के लिए 6 सदस्यों की उच्च स्तरीय समिति गठित कर दी है। समिति में 2 केंद्रीय मंत्री भी शामिल हैं। सभी सदस्य घटनास्थल का दौरा कर जानकारी इकट्ठा करेंगे, अपनी रिपोर्ट को अध्यक्ष को सौंपेंगे। जेपी नड्डा ने संदेश खाली की घटना को हृदय विदारक बताया। समिति के सदस्यों की बात करें तो इसका संयोजक केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी को बनाया गया। अन्य सदस्यों में केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमिक, सांसद सुनीता दुग्गल, कविता पाटीदार, संगीता यादव और उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिरीक्षक और सांसद ब्रिजलाल हैं। हल्द्वानी सिविल कोर्ट ने हल्द्वानी हिंसा के नामजद मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक, उसके बेटे सहित 9 उपद्रवियों की संपत्ति कुर्क करने के आदेश जारी कर दिए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक कोर्ट ने सभी 9 आरोपियों पर सीआरपीसी की धारा 82-83 के तहत कार्रवाई की अनुमति दी है। पुलिस ने कोर्ट में आरोपियों की संपत्ति कुर्क करने के लिए आवेदन किया था। 8 फरवरी को हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में हुई हिंसा के बाद पुलिस ने 3 अलग अलग मामले दर्ज किए। इसमें 18 लोगों को नामजद किया गया था। इनमें से पुलिस अब तक 7 लोगों की गिरफ्तारी कर चुकी है। मंगलवार को सिविल कोर्ट ने सभी 9 आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए थे। बुधवार को पुलिस दोबारा कोर्ट पहुंची और इन 9 आरोपियों की रिपोर्ट भी पेश की। पुलिस ने इन उपद्रवियों के खिलाफ धारा 83 के तहत कार्रवाई करने की मांग की। कोर्ट ने इसके बाद अब्दुल मलिक, उनके बेटे अब्दुल मोईद, निर्वर्तमान पार्षद शकील अंसारी, वसीम उर्फ हप्पा, मोकिन सैफी, एजाज अहमद, तस्लीम, जियाउल रहमान, रईस उर्फ दत्तू की संपत्ति कुर्क करने के आदेश जारी कर दिए। हल्द्वानी में बनभूलपुरा हिंसा के बाद हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं, जिसके बाद नैनीताल की डीएम वंदना सिंह ने कर्फ्यू में ढील देने के आदेश दिए। डीएम के आदेश के बाद बनभूलपुरा के अलग अलग क्षेत्रों में 2 घंटे से 7 घंटे के लिए कर्फ्यू में ढील दी जा रही है। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हिंसक घटना के बाद जिला मजिस्ट्रेट ने 8 फरवरी को शहर में कर्फ्यू लगा दिया था। ढील भी अलग अलग क्षेत्रों में 2 घंटे से 7 घंटे के लिए दी जाएगी। इस दौरान बाहरी आवाजाही पूर्ण रूप से बंद रहेगी, दुकानें खुलेंगी और प्रशासन दुकानों तक जरूरी सामान पहुंचाएगा, लेकिन इंटरनेट पूर्ण रूप से बंद रहेगा। एक बार आपको फिर बता दें, किसान संगठन बार बार एमएसपी को लेकर आंदोलन प्रदर्शन करते रहे हैं, लेकिन ये मुद्दा नजरअंदाज किया जाता है कि केंद्र सरकार किसान परिवारों और खेती की दशा और दिशा सुधारने के लिए हर साल 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करती है। इसमें फर्टिलाइजर्स पर सब्सिडी के अतिरिक्त कृषि मंत्रालय की कई ऐसी योजनाएं हैं जिनके जरिए किसानों के खाते में सीधे पैसे जाते हैं। वित्तीय वर्ष 2013-14 में कृषि मंत्रालय का बजट 27,662 करोड़ रुपए था, जो 2023-24 में लगभग 5 गुना से ज़्यादा बढ़ाकर 1,25,000 करोड़ रुपए के आसपास था। साल 2023-24 में कृषि एवं किसान कल्याण पर केंद्र सरकार ने 1.25 लाख करोड़ रुपए की जो फर्टिलाइजर्स की सब्सिडी है उस पर 1.75 लाख करोड़ रुपए खर्च किए। इसी तरह फूड प्रोसेसिंग, पशुपालन, मत्स्य पालन आदि पर लगभग 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन किया गया। आंकड़ों पर एक नज़र डालें तो किसान के लिए केंद्र सरकार वर्तमान में कृषि एवं उर्वरक मंत्रालय के तहत प्रतिवर्ष लगभग 22,000 रुपए से ज़्यादा खर्च कर रही है। खेती के नुकसान को कम करने के लिए 2016 में शुरू हुई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत चालू वित्त वर्ष में 15,500 करोड़ का आवंटन किया गया। इससे करोड़ों किसानों को जो उसकी फसल की क्षति है उसकी भरपाई की जाती है। कृषि उपज को बाजार से संबंध करने के लिए जो तमाम 10,000 कृषक उत्पादक संगठन है एफपीओ बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अभी तक 7,734 बन चुके हैं। इन्हें इक्विटी अनुदान और ऋण गारंटी कवर के रूप में 357 करोड़ रुपए भी जारी किए गए हैं। अगले 2 वर्षों के दौरान नमो ड्रोन दीदी योजना के लिए 1,261 करोड़ रुपए की व्यवस्था है वो दी गई है। इससे महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन उपलब्ध करवाना सरकार का मकसद है। खेती को आसान और आधुनिक बनाने के लिए कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के रूप में प्रतिवर्ष औसतन 640 करोड़ से ज्यादा रुपए दिए जा रहे हैं।
राज्यसभा में 15 राज्यों के 56 सदस्यों का कार्यकाल अप्रैल में खत्म हो रहा है। इन सीटों के लिए चुनाव 27 फरवरी को होने हैं। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन का आज अंतिम दिन है और नामांकन पत्रों की जांच 16 फरवरी को होगी और नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 20 फरवरी है। आपको बता दें कि राज्यसभा में हर 2 साल में लगभग 2/3 सदस्यों के लिए चुनाव होता है। माफ कीजिएगा, 1/3 सदस्यों के लिए चुनाव होता है। राज्यसभा सांसद का कार्यकाल 6 साल का होता है और यहाँ पर 2 साल में 33% राज्यों से सांसदों के लिए चुनाव करवाए जाते हैं। देश के पशुपालकों के लिए अच्छी खबर है। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने दिल्ली में रीअलाइंड एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की घोषणा की है। प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने वाली 30,000 करोड़ की योजना सब्सिडी नहीं बल्कि सहायता है, जो अगले 3 साल तक पशुपालकों को फायदा पहुंचाएगी। आज हमारे एनिमल हस्बेंड्री एवं डेयरी सेक्टर के लिए बहुत खुशी का दिन है कि प्रधानमंत्री जी ने जो एनिमल हस्बेंड्री के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर फंड और डेयरी डेवलपमेंट के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर की स्कीमें थी उनको आगे 3 साल के लिए मंजूर कर दिए हैं। उसकी आज से विधिवत हम घोषणा करते हैं और उस पोर्टल को आज से ही हम ऑपरेशन में लाते हैं। और इसी मौके पर हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो ने कुछ जो लाभार्थी हैं उनसे भी बात किया, ये आपको सुनवाते हैं। आपको इस स्कीम से क्या फ़ायदा हुआ? अभी मंत्री जी ने कहा कि अब यूथ और आगे आ सकता है, नई टेक्नोलॉजी के साथ इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। देखिए, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि फ़ायदा जो सरकार की अभी नया पॉलिसीज़ है, जो 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन है, वो एक बहुत बड़ा रिलीफ है एक्चुअल में, कि आप अपना वायबिलिटी को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पशुपालकों को आगे उनको चारे की पूर्ति कर उनको सहयोग दे सकते हैं ताकि वो अपनी अपनी जगह पे तरक्की कर सकें। ये स्कीम ऐसी है कि जो हमारी पोल्ट्री इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ी सपोर्ट करी है। 2020 में जो हमारे नरेंद्र मोदी जी के जो सपने थे, सोच थी, उनको जो रुपाला जी ने आगे बढ़ाया है और 3% इंटरेस्ट सबवेंशन दिया, ये इससे हमारी पूरी इंडस्ट्री ग्रोथ में आई है। किधर भी आपको इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ मनी 5 to 6% में किधर भी नहीं मिल रहा है ग्लोबल में। सो दिस एक्चुअली एनकरेजेस कैपिटल establishment of infrastructure because the cost of money is so competitive compared to all parts of the world. मेरे साथ कुछ महिलाएं भी हैं। क्या नाम है आपका? नमस्ते, मेरा नाम वैशाली किरण सावले पाटिल है। मैं महाराष्ट्र से हूँ। वैशाली जी, आपने बताया कि किस तरह से आपने महिलाओं को एकत्रित किया। पहले बताइए, आपने कितनी महिलाओं को इकट्ठा किया और अभी आपने कितना प्रॉफिट लिया इस स्कीम से? इससे ग्रामीण महिलाओं को बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। हम स्वामी मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स चलाते हैं। इसमें हमारे यहाँ 5,000 से 7,000 महिलाओं के कुटुंब चल रहे हैं इस पे। ये स्कीम लॉन्च की गई थी आपदा में अवसर ढूंढने के लिए और अब ये पूरा देश इसको फॉलो कर सकता है और ख़ास तौर से युवा। कैमरामैन राहुल और कमलेश के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज़, दिल्ली। भारतीय नौसेना 19 से 27 फरवरी तक 51 नौसेनाओं के साथ अभ्यास करने वाली है। मिलन 2024 का आयोजन विशाखापट्टनम के तट पर किया जा रहा है। पेश है हमारी संवाददाता नंदिता डागर की ये खास रिपोर्ट। 19 से 27 फरवरी तक पूरी दुनिया की 51 नेवीज भारतीय नौसेना के न्योते पर विशाखापट्टनम के समुद्र में और विशाखापट्टनम पर एक इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज करेंगी। इसका नाम है मिलन 2024। इनमें से 15 नेवीज जो हैं वो 35 जंगी जहाज भी उन्होंने भेजे हैं इस एक्सरसाइज के लिए। और हार्बर फेज के बाद जो सी फेज होगा 24 से 27 फरवरी तक, उसमें ये सारी की सारी नेवीज जो हैं वो एंटी सबमरीन वॉरफेयर, एयर डिफेंस और टैक्टिकल एक्सरसाइजेस करेंगी। जैसे हमारी लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट पॉलिसी बढ़ती गई, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव सागर का सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ये जब आया तो बढ़ते बढ़ते ये एक्सरसाइज काफ़ी बड़ी हो गई है और हमने डिसाइड किया कि अभी पोर्ट ब्लेयर थोड़ा छोटा पड़ रहा था तो हमने मेनलैंड में ये एक्सरसाइज शिफ्ट करी और 2022 से
विशाखापट्टनम में ये एक्सरसाइज चल रही है और विशाखापट्टनम में इस साल का जो एक्सरसाइज होगी वो दूसरी एक्सरसाइज होगी। हार्बर फेज जो है उसमें जूनियर ऑफिसर्स एक दूसरे के साथ प्रोफेशनल इंटरेक्शन, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करते हैं और जो बिजनेस एंड है, जो सी फेज है मिलन 2024 का, उसमें मिलकर 7 ड्रिल्स किए जाते हैं जो उनकी इंटरऑपरेबिलिटी यानी कि साथ एक साथ ऑपरेट करने की उनकी क्षमता को बढ़ाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का ये एक सागर इनिशिएटिव जो है, लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट पॉलिसीज जो है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन यानी सागर इनिशिएटिव और लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट पॉलिसी, उसके तहत ये विशाखापट्टनम की कोस्ट पर और समुद्र में किया जा रहा है मिलन 2024 19 फरवरी से 27 फरवरी तक। कैमरा पर्सन AK के साथ नई दिल्ली से मैं नंदिता डागर, DD न्यूज़ के लिए। बात पेटीएम की, जिसे ED के नोटिस के बाद एक और झटका लगा। पेटीएम के शेयरों के लिए सर्किट लिमिट को और घटा दिया गया है। RBI की कार्रवाई के बाद लगातार 2 कारोबारी दिनों में इसका शेयर 20% के लोअर सर्किट पर आकर बंद हुए थे। इसके बाद इस लिमिट को घटाकर 10% कर दिया गया और अब इस लिमिट को घटाकर 5% कर दिया गया है। शेयर की सर्किट लिमिट घटाने का मतलब क्या है, आइए आपको समझाते हैं। इसका मतलब ये है कि इसके शेयर एक दिन में अधिकतम 5% ही चढ़ उतर सकते हैं। वहीं ED ने पेटीएम पेमेंट बैंक के खिलाफ शुरुआती जांच शुरू कर दी। RBI ने पेटीएम पर पाबंदी लगाते हुए कहा कि वे 29 फरवरी से नई जमा राशि स्वीकृत ना करे। RBI ने अपने इस कदम की समीक्षा करने से भी इनकार कर दिया है। और अब रुख कारोबार जगत से जुड़ी कुछ अहम खबरों पर, लेकिन फटाफट अंदाज में। भारत में थोक मूल्य सूचकांक यानी WPI पर आधारित महंगाई दर कम होकर पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 3 महीने के निचले स्तर 0.27% पर पहुंच गई है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों से पता चलता है कि खाद्य वस्तुओं व विनिर्मित उत्पादों के दाम में आई कमी के कारण ऐसा हुआ है। इसके पहले दिसंबर 2023 में थोक महंगाई दर 0.73% थी। नकली धन प्रबंधकों द्वारा ठगे जा रहे लोगों को आगाह करते हुए बाजार नियामक सेबी ने निवेशकों को ऐसी अवैध इकाइयों से आगाह किया है जो पंजीकृत होने का दावा करती है और अधिक रिटर्न का वादा करती है। सेबी ने जांच परख करने, पंजीकरण सत्यापित करने और अधिक रिटर्न का वादा करने वाले निवेशों से सावधान रहने और पैसा देने से पहले ऐसी इकाइयों के खिलाफ प्रवर्तन कार्रवाई की जाँच का आग्रह किया है। केंद्र सरकार ने बाइक टैक्सी कारोबार को कानूनी जमा पहनाने के लिए बाइक टैक्सियों की परिभाषा स्पष्ट की है। इसके तहत देश में मोटरसाइकिलों को कानूनी तौर पर अनुबंध गाड़ी के तौर पर संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE ने 2 मार्च को स्पेशल ट्रेडिंग सेशन आयोजित करने का ऐलान किया है। NSE और BSE ने सर्कुलर जारी करते हुए बताया कि 2 मार्च को आयोजित होने वाले इस सेशन के दौरान इक्विटी और इक्विटी डेरिवेटिव्स सेगमेंट में ट्रेडिंग की जाएगी। इस दिन डिजास्टर रिकवरी साइट पर इंट्राडे स्विच ओवर किया जाएगा। यह DR साइट साइबर अटैक जैसी परिस्थितियों में डेटा को बचाने का काम करेगी, साथ ही ट्रेडिंग भी और ज्यादा सुरक्षित हो जाएगी। घरेलू यात्रा वाहनों की थोक बिक्री जनवरी में सालाना आधार पर 14% बढ़कर 3,93,074 इकाई हो गई। यह जनवरी में अभी तक दर्ज बिक्री का सर्वाधिक आंकड़ा है। उद्योग संगठन सियाम ने यह जानकारी दी। वहीं जनवरी 2023 में थोक बिक्री 3,46,080 इकाई रही थी। पेटीएम बैंक के मामले में विदेशी मुद्रा प्रबंधन कानून यानी फीमा के उल्लंघन का भी आरोप है और प्रवर्तन निदेशालय ने इसकी प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है। इससे पहले भारतीय रिजर्व बैंक पेटीएम बैंक द्वारा कई प्रकार के उल्लंघन किए जाने की चिंता जता चुका है। वित्त वर्ष 2024 की दिसंबर तिमाही में भारत का सर्विस ट्रेड सरप्लस पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 16% बढ़कर 44.9 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। इससे वैश्विक उथल पुथल के बीच व्यापार में मजबूती के संकेत मिलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक सर्विस एक्सपोर्ट दिसंबर तिमाही में 5.2% बढ़कर 87.7 अरब डॉलर पर पहुंच गया है, जबकि इस दौरान सर्विस इंपोर्ट 4.3% घटकर 42.8 अरब डॉलर हो गया है। कोयला मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के अपने लक्ष्य को पार करते हुए सरकारी ई मार्केट प्लस खरीद में एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। 14 फरवरी 2024 तक जिम के माध्यम से खरीदारी प्रभावशाली ढंग से बढ़कर 63,890 करोड़ रुपए हो गया, जो वार्षिक लक्ष्य का 300% है। इसके साथ ही कोल इंडिया लिमिटेड ने सभी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के बीच जिम पोर्टल पर शीर्ष स्थान बनाए रखा है। और फिलहाल न्यूज़ 18 में वक्त एक थोड़े से ब्रेक का है। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की।
जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन हूं। मेरी तरह SBI भी आपका फैन है, इसलिए SBI आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू MSMEs और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, SBI बदल रहा है क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। SBI, देश का फैन। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और अब बात नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुस्तकें भी आकर्षण का केंद्र हैं। मेले में पहुंचने वाले पुस्तक प्रेमी प्रधानमंत्री की पुस्तकें खोज रहे हैं। कैसी हैं ये पुस्तकें, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। वैसे तो हर बार पुस्तक मेले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखी हुई पुस्तकें और उन पर लिखी हुई पुस्तकें आकर्षण का केंद्र बनी रहती हैं, और इस बार भी नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले में PM की पुस्तकों पर बहुत ज़्यादा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस बार क्या खास पुस्तकें आई हैं और कौन कौन सी हैं नई पुस्तकें, इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रभात कुमार जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक हमारे लिए आइकन हैं, नायक हैं। वो जिस क्षेत्र में भी जो उनका चिंतन है वो हम लोगों के लिए एक नया पथ प्रशस्त कर रहे हैं। अभी हमने इस वर्ष उनकी संविधान विषयक जो उनके उद्बोधन है उसका संकलन प्रकाशित किया है, नए भारत का सामवेद। तो क्योंकि उन पर लोग आरोप लगा रहे हैं कि संविधान को वो तोड़ मरोड़ रहे हैं, पर वो संविधान का कैसे संरक्षण कर रहे हैं, उन्होंने संविधान दिवस की घोषणा की। तो नए भारत का सामवेद में उनके संविधान विषयक भाषणों का संकलन किया है। ऐसे एक दूसरी पुस्तक हमने प्रकाशित की है, उसका नाम है वसुधैव कुटुंबकम। हम सब देख रहे हैं कितनी भव्यता के साथ G20 का उन्होंने यहाँ पर आयोजन किया, और वो दृश्य मुझे भूलता नहीं है कि जब विश्व के सबसे बड़ी शक्तियाँ राजघाट पर खड़े होकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को प्रणाम कर रही थी। तो ये माननीय नरेंद्र भाई मोदी की एक सफलता है कि उन्होंने इस प्रकार का अवसर भारत में उपस्थित किया। तो उनके जितने विदेशों में दिए भाषण हैं उन पर केंद्रित पुस्तक है वसुधैव कुटुंबकम, जिसके अंदर उनकी वैदेशिक नीति दिखती है, कूटनीति दिखती है, जिसका सुपरिणाम हम देख रहे हैं। कतर में जिस प्रकार से 9 भारतीयों को रिहा किया गया जिनके ऊपर फांसी की तलवार लटकी हुई थी, तो इसके लिए नरेंद्र भाई, उनका कर्तृत्व, उनकी नीतियाँ, एक व्यापक संपर्क जो उन्होंने पूरे विश्व में बनाया है, भारत का मान बढ़ाया है, तो इन पुस्तकों से परिलक्षित होता है। कितनी खुशी होती है जब आप प्रधानमंत्री की पुस्तकों को प्रकाशित करते हैं। हमारे लिए गौरव की बात है। माननीय प्रधानमंत्री जी के विषय में लोगों के अंदर इतनी जिज्ञासा है, जागरूकता है, वो जानना चाहते हैं उनका DNA क्या है, कहाँ से उनको इतनी ऊर्जा और शक्ति प्राप्त होती है कि वो अहर्निश राष्ट्र सेवा में लगे हुए हैं। तो उनके लिए कुछ कर पाना एक गिलहरी प्रयास है हमारे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में और भी ज़्यादा जानना और समझना चाहते हैं तो नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले चले आइए, जहां आपको उनके बारे में बहुत सी पुस्तकें देखने को मिल जाएंगी। कैमरामैन शारदा रंजन के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। और नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले में साहित्य अकादमी का स्टॉल भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ 24 भारतीय भाषाओं में पुस्तकें उपलब्ध होने के साथ 2000 से ज़्यादा शीर्षक भी देखे जा सकते हैं। कैसे बनाया गया है साहित्य अकादमी का स्टॉल, इस पर साहित्य अकादमी के सचिव डॉक्टर के श्रीनिवास राव से खास बातचीत करते हुए जायजा लिया है हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। आइए आपको दिखाते हैं। विश्व पुस्तक मेले में साहित्य अकादमी का स्टॉल भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। क्या खासियत है, यहाँ पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साहित्य अकादमी के सचिव डॉक्टर के श्रीनिवास राव सर। सर, क्या खास लेकर आए हैं इस पुस्तक में? देखिए, इस साल की जो विश्व पुस्तक मेले हैं एक अनोखा चीज़ है, बहुत अच्छे तरह से सजाया गया है, बहुत अच्छा है। और हर साल की तरह साहित्य अकादमी भी इस साल 2 जगह में हमारे स्टॉल लिया गया है। एक तो है जो हॉल नंबर 5 में जहां सभी भारतीय भाषाओं की पुस्तक प्रदर्शन में लगाते हैं। एक है हिंदी के लिए, क्योंकि साहित्य अकादमी का भी हिंदी में बहुत सारी किताब छपती है, इसलिए एक्सक्लूसिवली कि हिंदी का भी एक जगह रखा गया है। और जहां हम लोग अभी मौजूदा है, यहाँ 24 भारतीय भाषाओं की किताबों की कम से कम 2000 से ज़्यादा टाइटल्स को हम लोग डिस्प्ले में रखा है, और बहुत अच्छा रिस्पांस भी है। और इस दौरान में हम लोगों ने हर दिन एक साहित्यिक कार्यक्रम भी रखा है। और एक तो है ऑथर्स कॉर्नर में हर दिन
कुछ ना कुछ विषय के ऊपर चर्चा या कहानी पाठ, कविता पाठ इस तरह की होती है। और साथ साथ हमारी इस स्टॉल के अंदर रोज़ कुछ ना एक लेखक को बुला के उनके साथ एक रूबरू की तरह कुछ लोगों का और कुछ साइनिंग सेरेमनी भी होती है। और हम देखा है कि इस साल भीड़ भाड़ भी अच्छी है, रेस्पॉन्स भी अच्छा है, और हम यही कामना करते हैं कि हर साल इसी तरह और बेहतर बुक फेयर्स बनते जाए, ताकि विश्व में हम लोग, जैसा फ्रैंकफर्ट बुक फेयर के बारे में कहा जाता है, लंदन बुक फेयर के बारे में कहा जाता है, उससे हम कोई कमी नहीं है। क्योंकि मैंने मेक्सिको का गौडरहाला बुक फेयर देखा है, लंदन बुक फेयर देखा, फ्रैंकफर्ट बुक फेयर बहुत बार देखा, बीजिंग इंटरनेशनल बुक फेयर देखा। इस साल जो हमारी विश्व पुस्तक मेला जो लगी है उससे कोई कमी नहीं है। उनकी मतलब नेक टू नेक हम लोग उससे कम्पीट करते बेहतर बुक फेयर हमने ऑर्गेनाइज किया। हम आपका माध्यम से यही चाहता है कि दिल्ली और दिल्ली के आसपास एनसीआर में भी जो लोग पुस्तक प्रेमियाँ हैं वो लोग आए और पुस्तकों को ज़्यादा ज़्यादा खरीदारी करें और लुत्फ़ उठाए इसका। तो ये थे साहित्य अकादमी के सचिव जो कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तक प्रेमी पुस्तक मेले में पहुँचे। कैमरामैन रमाकांत के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले में रोजाना पुस्तकों का लोकार्पण हो रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने भी मेले में भी श्री कृष्ण और क्रांतदर्शी महात्मा बसवेश्वर 2 पुस्तकों का लोकार्पण किया। महिला लेखकों की पुस्तकें भी यहां आकर्षण का केंद्र हैं और थीम यानी बहुभाषी भारत पर आधारित पुस्तकें भी, इसमें प्रकाशक काफ़ी उत्साहित दिखाई दिए। दिल्ली में इस विश्व पुस्तक मेले का लगातार जायजा ले रहे हैं हमारे संवाददाता गिरीश निशाना। आइए देखते हैं उनकी एक और रिपोर्ट। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े जी ने नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले में 2 पुस्तकों का लोकार्पण किया। सर, क्या कहना चाहेंगे इस पुस्तक मेले और इन पुस्तकों के बारे में? मुझे लगता है कि आज ये पुस्तक मेला इतनी बड़ी मात्रा में यहाँ पर भारत मंडपों में हम देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा युवा उठाएं। और जो 2 किताबों का यहाँ विमोचन आज मेरे हाथ से हुआ है, गुड गवर्नेंस कहो या गुड मैनेजमेंट में कहो, तो मुझे लगता है कि हर महापुरुष के बारे में इस प्रकार के अलग अलग एंगल्स अपने सामने आना, ये युवाओं की बुद्धि को चालना देने वाली बात है। मेले में जहां डीडी न्यूज की संगीता अग्रवाल की मीडिया में महिलाओं की भूमिका और कृषि में महिलाओं की भूमिका आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, वहीं डॉक्टर पूजा कौशिक की किलकारी भी हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले की थीम बहुभाषी भारत रखी गई है। किस तरह से प्रकाशक देख रहे हैं इस थीम को? सर, किस तरह से देखा जा रहा है? सर, ये जब बहुभाषी थीम जब मैं देखा तो मुझे लगा कि मेरा सर्वभाषा ट्रस्ट सार्थक हो गया है नाम रखना, क्योंकि इसी थीम पर हम लोग भी काम करते हैं। हमारा भी उद्देश्य यही है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है यही, हमने सोचा कि भाषा तोड़ने का नाम नहीं है, भाषा का उद्देश्य जोड़ना है। और जब भाषा का उद्देश्य जोड़ना है तो किसी भी भाषा में भेदभाव नहीं होनी चाहिए। सर, मुझे बताते हुए यह गर्व की अनुभूति हो रही है कि अभी तक हमने 34 भाषाओं में काम किया जो बहुभाषी थीम को सार्थक करता है। जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये देखें, एक हमारे यहाँ से भोजपुरी हिंदी शब्दकोश आया। यह जो राइटर हैं, ये 14 साल की तपस्या का परिणाम है उनका। तो यहीं पर हमारे पास ये देखें, ये राजस्थानी गिद्धौर पहाड़ी के आसपास जो बोली जाती है गिद्धौरिया, यह गिद्धौरिया की पहली पुस्तक है गिद्धौरिया भाषा में। चाहे वह छत्तीसगढ़ की बात हो या हमारे पास तमिल, तेलुगु और ये शीन आप देखेंगे, शीन या ये गुजराती है, शीन है, ये कश्मीरी है। तो यह मुझे बहुत गर्व की अनुभूति हो रही है। मोहन पांडे काफ़ी उत्साहित हैं। उत्साहित इसलिए हैं, हालांकि इनका जो जितना भी प्रकाशन है वो कोविड काल के बाद आरंभ हुआ है। करीब 800 से ज़्यादा इनके शीर्षक हैं। कैमरामैन रमाकांत के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। भारतीय रेल देश का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्टर है, जिसमें रोजाना 3 करोड़ से ज़्यादा यात्री सफ़र करते हैं। पैसेंजर ट्रेन से लेकर एग्जीक्यूटिव ट्रेन रोजाना आपको मंजिल तक पहुंचाने का काम करती हैं। भारत की लाइफलाइन कही जाने वाली रेल का इतिहास भी काफ़ी पुराना है। विश्व की सबसे पुरानी भाप इंजन फेरी क्वीन से लेकर शताब्दी, राजधानी, हमसफर, गतिमान और तेजस को आपने पटरियों पर दौड़ते देखा होगा। पर आज हम बात करेंगे आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से कदम बढ़ाती हुई नए भारत की नई पहचान वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से जुड़ी हुई। देखिए रिपोर्ट।
भारत में सेमी हाई स्पीड ट्रेन देश की पहली वंदे भारत ट्रेन आज ही के दिन 2019 में पटरियों पर दौड़ी थी, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली से वाराणसी के बीच हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन की शुरुआत की वंदे भारत, एक ऐसी ट्रेन जिसकी रफ्तार शताब्दी और राजधानी जैसी ट्रेनों से भी ज्यादा थी। इस पहली स्वदेशी ट्रेन सेट को चेन्नई के रेल कोच फैक्ट्री में तैयार किया गया था, जिसकी अधिकतम रफ्तार 180 किलोमीटर प्रति घंटा मापी गई। वंदे भारत एक्सप्रेस इंडिया की फर्स्ट, ऑलवेज फर्स्ट की भावना समृद्ध करती है। मुझे खुशी है कि वंदे भारत ट्रेन आज विकास, आधुनिकता, स्थिरता और आत्मनिर्भरता का पर्याय बन चुकी है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसका निर्माण मेक इन इंडिया के तहत पूर्णतः भारत में किया गया। मेक इन इंडिया का मकसद न सिर्फ देशी विदेशी कंपनियों द्वारा भारत में ही वस्तुओं का निर्माण है, बल्कि विश्व पटल पर भारत की लगातार मजबूत होती अर्थव्यवस्था को स्थायी ढांचा प्रदान करना भी है, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर 2014 को की थी। यही कारण था कि 2017 में इस ट्रेन सेट की परिकल्पना की गई और 2019 में इस सपने को हकीकत में तब्दील किया गया। वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस इस ट्रेन की तुलना हवाई जहाज से भी की जा सकती है, जिसमें दोनों तरफ ऑटोमेटिक स्लाइडिंग दरवाजे, दरवाजों के साथ स्लाइडिंग सीढ़ियां, सभी कोच में वाईफाई और इंफोटेनमेंट की सुविधा, जीपीएस बेस्ड पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम, मॉड्यूलर टॉयलेट, वातानुकूलित कोच, एडजस्टेबल आरामदायक सीट, दिव्यांगजनों को ध्यान में रखते हुए व्हीलचेयर के लिए अलग से कोच में स्पेस, यात्री सूचना के लिए एलईडी स्क्रीन और स्पीकर और सामान रखने के लिए कोच में अलग रैक नजर आता है। सरल भाषा में कहा जाए तो ये ट्रेन सेट भारतीय रेल इंजीनियरिंग का एक बेमिसाल उदाहरण है, जिसे पूरा कर पाना हर किसी के लिए मुमकिन नहीं था। आज देश भर में 82 वंदे भारत ट्रेन सेवाओं का संचालन किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान वंदे भारत ट्रेनों की कुल ऑक्यूपेंसी 96.62% रही। दिल्ली से अभिषेक सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। रुख कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। रूस और यूक्रेन के बीच करीब 2 साल से युद्ध चल रहा है। दोनों देशों के बीच चल रहे युद्ध के दौरान अमेरिकी पत्रकार टकर कार्लसन ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन का इंटरव्यू लिया था। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि पिछले हफ्ते सुर्खियां बटोरने वाले एक साक्षात्कार में अमेरिकी टेलीविजन होस्ट टकर कार्लसन के तीखे सवालों की कमी ने उन्हें आश्चर्यचकित किया था। पुतिन ने कहा कि मुझे इंटरव्यू से पूरी संतुष्टि नहीं मिली। व्लादिमीर पुतिन ने एक रूसी टीवी साक्षात्कारकर्ता पावेल ज़ुरुबिन से कहा कि वे चाहते थे कि टकर कार्लसन अधिक आक्रामक व्यवहार करें ताकि उन्हें उतनी ही स्पष्टता से जवाब देने का मौका मिले। खबर अमेरिका से, जहां एक बार फिर गोलीबारी की घटना सामने आई। कैंसस सिटी मिसौरी में एक रेलवे स्टेशन के बाहर गोली चली, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हुई, जबकि कई अन्य लोग घायल हो गए हैं। घटना के बाद से घटनास्थल पर भगदड़ मच गई। पुलिस ने जानकारी दी कि घटनास्थल से 2 हथियारबंद लोगों को हिरासत में लिया गया। पुलिस प्रमुख स्टेसी ग्रेव्स ने एक संवाददाता सम्मेलन में उन्हें संदिग्ध बताया। ये घटना तब हुई जब चैंपियन ऑफ चीफ अपनी सुपर बाउल जीत का जश्न मना रहे थे। ब्रिटेन की रानी कैमिला ने लंदन में विलियम शेक्सपियर के काम का जश्न मनाने वाले कार्यक्रम में भाग लिया। ये कार्यक्रम खास मेहमानों से भरा हुआ था, जिसमें डैम जूडी डेंच, गैरी ओल्डमैन, रॉबर्ट लिंडसे ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कैमिला जैसे ही लंदन के ग्रॉस वेनर हाउस होटल पहुंची, वहां ब्रायन कॉक्स, जेरेमी आयरन्स और डेविड मिशेल सहित हैमलेट नाटक में भूमिका निभाने वाले कई अभिनेताओं ने उनका स्वागत किया। और अब बात हॉकी की। भुवनेश्वर में खेले जा रहे एफआईएच प्रो लीग में आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना अपने तीसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया से है। इससे पहले खेले गए 2 मैच में भारत ने स्पेन और नीदरलैंड्स को हराया था। अपने अंतिम मैच में भारतीय टीम शुक्रवार को आयरलैंड से भिड़ेगी। बात क्रिकेट की। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का तीसरा मैच राजकोट में जारी है। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन टीम इंडिया का ये फैसला उस समय गलत साबित हो गया जब उनसे 3 विकेट 33 रन पर ही हो गए और ताज़ा समाचार मिलने तक भारत ने 3 विकेट के नुकसान पर 52 रन बना लिए हैं।
बात बैडमिंटन की। मलेशिया में चल रही एशियन टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारतीय महिला टीम ने उलटफेर करते हुए चीन को 3-2 से हराया। इस जीत के साथ ही भारतीय महिला टीम ने 6 साल बाद इस प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। वहीं ये पहला मौका है जब भारत ने किसी टीम इवेंट में चीन को हराया। 2 बार के ओलंपिक मेडलिस्ट पीवी सिंधु और मौजूदा राष्ट्रीय चैंपियन अनमोल खरब ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपने अपने मैच जीते। वहीं ट्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने भी मैच जीतने में कामयाबी पाई। क्वार्टर फाइनल मैच 16 फरवरी को खेले जाएंगे। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।